हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ बायोलॉजी नीट हिंदी पॉडकास्ट सीरीज में आपका अगला अध्याय, जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। नीट में बेटा अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की बात करें तो अभी तक तो ऐसा होता था कि इस चैप्टर के दो भाग होते थे, जंतु ऊतक और एक कॉकरोच। तो एक प्रश्न बेटा जंतु ऊतक से आता था और एक आपका कॉकरोच से। अब इस साल बेटा अगर हम बात करें तो जंतु ऊतक नई एनसीईआरटी में तो नहीं है, बाकी हमने इसका पेशी ऊतक भाग पढ़ लिया है गमन संचलन में। हमने तंत्रिका ऊतक भाग पढ़ लिया है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय वाले अध्याय में। हमने इसका संयोजी ऊतक में रक्त वाला भाग पढ़ लिया है आपके परिसंचरण अध्याय में। बचता है उपकला ऊतक, तो वो मानव कार्यकी में कहाँ पर कौन सा उपकला होता है वो आपको पता है। ठीक है, तो जंतु ऊतक वाले भाग से हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो अगला भाग है जिसमें हम कुछ जंतुओं की शारीरिकी और आकारिकी पढ़ते हैं, जिसमें आपको दो जंतु पढ़ने हैं, कॉकरोच और मेंढक। तो अभी तक तो ऐसा होता था कि एक कॉकरोच से प्रश्न आता था, लेकिन इस साल उम्मीद ऐसी हम करते हैं कि एक प्रश्न आपका कॉकरोच और एक मेंढक से आ सकता है। ठीक है, चलिए तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पॉडकास्ट। तो जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगाइए, आंखों को बंद करिए और एनसीईआरटी को इमेजिन करना शुरू करिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले बेटा कॉकरोच से। तो कॉकरोच आपके प्राणी जगत या जंतु जगत एनिमल किंगडम के संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा से बिलोंग करता है। ठीक है, वर्ग इंसेक्टा में सारे कीट आते हैं, कॉकरोच भी एक कीट है, तो आपके संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा से इंसेक्टा में आता है कॉकरोच। बेटा इसकी कई सारी प्रजातियां हैं, लेकिन सामान्य प्रजाति जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। कई सारी इसकी जो बेटा प्रजातियां हैं वो मरून काले ऐसे रंग की होती हैं। कुछ ऐसी प्रजाति इसकी चमकीली रंग की, आपको चमकीली लाल हरी पीली रंग की भी आपके कॉकरोचेस देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इनके आकार की बात करें तो 1/4 इंच से 3 इंच तक के बेटा ये पाए जाते हैं। पेरिप्लेनेटा अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये आपके लगभग 3.5 सेंटीमीटर से लगभग 5.5 सेंटीमीटर के इनका आकार होता है। या एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डेटा देखें तो 34 मिलीमीटर से लगभग 53 मिलीमीटर। ठीक है, 53 मिलीमीटर। जो कॉकरोच होते हैं बेटा ये आपके सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खाते हैं, रात्रिचर होते हैं, रात में निकलते हैं। ठीक है, और अगर हम इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें कि इनसे हमें फ़ायदा क्या है, तो भाई हमें इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे हमें केवल नुकसान है। ये हमारे घरों में रहते हैं, जहाँ कहीं भी नम जगह होती है वहाँ पर देखने को मिलते हैं और नमी में पाए जाते हैं। और ये बेटा हमारे घरों में रह करके केवल और केवल पीड़क का काम करते हैं, बीमारियों को फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका परिचय। अब इसकी अगर हम बाह्य आकारिकी की बात करें तो बाह्य आकारिकी में बेटा कॉकरोच में जो शरीर होता है इसका ये 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसका जो सिर होता है बेटा ये 6 खंडों से मिलकर के बनता है। 6 खंड कौन कौन से हैं? ऊपरी ओष्ठ जिसको हम लेब्रम बोलते हैं, निचला ओष्ठ जिसको हम लेबियम बोलते हैं, ऊपर बेटा जो जबड़ा अस्थि होती है उसको बेटा हम मैंडिबल बोलते हैं, निचली जबड़ा अस्थि जिसको हम मैग्जिला बोलते हैं। ये बेटा इसके 6 खंड हो गए और इन 6 खंडों के बीच में एक पतली लचीली मतलब एक मूवेबल सा एक संरचना होती है जिसको हम हाइपोफैरिंग्स बोलते हैं, जो जिह्वा की तरह कार्य करती है, टंग के जैसे काम करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके वक्ष की। वक्ष बेटा 3 खंडों से मिलकर बना होता है, अग्रवक्ष प्रोथोरैक्स, मध्य वक्ष मीजोथोरैक्स और पश्च वक्ष जिसको हम मेटाथोरैसिक खंड बोलते हैं। ठीक है, अब इन तीनों खंड में जो सबसे आगे वाला खंड है जिसको हम प्रोथोरैक्स या अग्रवक्षीय खंड बोलते हैं, ये थोड़ा सा आगे को निकला होता है, जिससे कि बेटा इसी का प्रवर्ध आपके कॉकरोच के शीर्ष से जुड़ा होता है और ये पतला सा प्रवर्ध ही गर्दन की तरह कार्य करता है और पतली लचीली गर्दन होने की वजह से बेटा ये सभी दिशाओं में अपना सर घुमा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम वक्षीय खंडों की बात करें तो तीनों वक्षीय खंड से एक एक जोड़ी पैर निकलते हैं और इसी वजह से बेटा ये आपके जोड़ी उपांग हमने बोला था ना, जिनमें जॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, अब तो इनके पास 3 जोड़ी पैर हो गए। अब हम बात करेंगे इनके पंखों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2021 या 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं, अग्रपंख और पश्चपंख, जिसमें अग्रपंख दूसरे खंड यानी कि मध्यवक्षीय खंड से निकलते हैं, जिनको हम मीजोथोरैसिक विंग्स बोलते हैं। वहीं इनके दूसरे जोड़ी पंख जो कि पश्च पंख होते हैं वो इनके पश्चवक्षीय खंड यानी कि मेटाथोरैसिक खंड से निकलते हैं। ठीक है, अब इनके जो अग्र पंख हैं जो कि मीजोथोरैसिक खंड से निकले हैं बेटा, ये अग्र पंख को हम टेगमिना भी बोलते हैं। नीट में आ चुका क्वेश्चन है। ये टेगमिना अपारदर्शी होते हैं, ये लेदर जैसे होते हैं। ठीक है, और ये विश्राम अवस्था में पश्चवक्षीय खंड को पश्चवक्षीय पंखों को या पश्च पंखों को ढक करके रखते हैं।
वहीं जो इसके पक्षवक्षीय खंड से निकलने वाले पश्चवक्षीय पंख हैं वो बेटा छोटे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, पतले झिल्लीदार होते हैं और बेटा ये इनको उड़ने में मदद करते हैं। बस इसके बाद हम बात करते हैं इसके उदर खंड की या इसके उदर भाग की। तो नर हो या मादा हो, दोनों ही कॉकरोच के उदर भाग में बेटा 10 खंड पाए जाते हैं। यहीं पर एक चीज़ हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि कॉकरोच में आपको लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। आप देखकर बता सकते हैं कौन सा नर और मादा कॉकरोच है। तो नर कॉकरोच बेटा जो होते हैं, इनके जो अग्र पंख होते हैं, जो आपके मध्यवक्षीय पंख होते हैं जिनको हम टेगमिना बोलते हैं, वो इनके उदर के आखिरी खंड से भी बाहर निकले होते हैं, मतलब इनमें बड़े पंख होते हैं नर कॉकरोच में, मादा में छोटे होते हैं। दूसरा बेटा, नर कॉकरोच में एनल स्टाइल्स पाए जाते हैं जिनको हम गुदा शूक बोलते हैं। ये स्टाइल मादा में एब्सेंट होती है। दोनों में एनल सरकाई उपस्थित होते हैं जिनको हम गुदा लूम बोलते हैं, लेकिन गुदा शूक केवल और केवल नर कॉकरोच में पाए जाते हैं। डन। एनल स्टाइल, ठीक है, शूक और लूम में अगर कंफ्यूजन भी है तो स्टाइल केवल नर मारते हैं, ऐसा हम याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आंतरिक आकारिकी की, एक एक इनके तंत्र देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में मुखद्वार है। मुखद्वार पहले इनकी पूरी आहार नाल है। आहार नाल को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, अग्रांत, मध्यांत और पश्चात, जिसमें अग्रांत और मध्यांत की संधि पर 6 से 8 यकृतीय सीके या यकृतीय अंधनाल उपस्थित होती हैं, ठीक है, जिनको हम हिपैटिक सीके भी बोल देते हैं, ठीक है, या वो भी छोड़ दो, सिर्फ आप ये याद रखिए कि यहाँ पे ब्लाइंड सीके उपस्थित होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक सीके, हिपैटिक सीके भी इनको हम बोल देते हैं 6 से 8 अग्रांत और मध्यांत की संधि पर। वहीं बेटा मध्यांत और पश्चात की संधि पर बेटा इनके 100 से 150 पतले नलिकीय मैल्पिगी नलिकाएं पाई जाती हैं जो कि पीले रंग की होती हैं। ये इनको परासरण, नियमन और उत्सर्जन में मदद करती हैं। डन। जल्दी से बात कर लेते हैं इसके आहार नाल के भागों की। तो सबसे पहले मुख द्वार जाके खुलता है ग्रसनी में, ग्रसनी आके खुलती है ग्रसिका में, ग्रसिका खुलती है शस्त में जिसको हम क्रॉप बोलते हैं। शस्त में भोजन का संग्रहण होता है और ये जाके खुलता है ग्रसनी में, पेशनी में जिसको हम गिजर्ड बोलते हैं। पेशनी में 6 काइटिन की बनी हुई दांत जैसी संरचनाएं होती हैं और ये भोजन को पीसने का काम करती हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा अग्रांत यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से शुरू होता है मध्यांत। दोनों की संधि पे 6 से 8 या अंधनाल उपस्थित होती हैं जो कि बेटा क्या करती हैं, पाचन रस का स्रावन करती हैं और मध्यांत में इसका पाचन होता है। पूरी मध्यांत बेटा एक ही डायमीटर या समान व्यास की होती है। इसके बाद आता है इसके मध्यांत से पश्चात में बेटा जब भोजन आता है तो यहाँ पर आपकी मैल्पिगी नलिकाएं मध्य और पश्चात की संधि पर होती है। तो सारा का सारा जो भी इसका लसिका इसके शरीर में उपस्थित है, वहाँ से हीमोलिम्फ जिसको हम बोल देते हैं, वहाँ से बेटा जो कुछ भी उत्सर्जी या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो बेटा आता है इसके पश्चात में, ठीक है। और इसी पश्चात में बेटा पहले तो हो गया इसका आंत, ठीक है, आंत जाकर के खुलता है इसकी बड़ी आंत जिसको हम बेटा बोल देते हैं कोलोन। कोलोन जाके खुलता है पहले इलियम, इलियम जाके खुलता है कोलोन में। कोलोन बेटा आगे जाकर के इसका रेक्टम जिसको मलाशय बोलते हैं, मलाशय से गुदाद्वार। यहाँ तक बेटा हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया इसका क्या, इसका आहार नाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा आहार नाल क्या पाचन तंत्र के बाद हम बात करते हैं इसके श्वसन तंत्र की। तो श्वसन तंत्र में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इनके श्वसन तंत्र में नलिकीय पूरा भाग होता है जिनको हम बोलते हैं ट्रैकिया, श्वास नाल, ठीक है। इनका जो श्वसन तंत्र होता है बेटा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको परिचय में नहीं बता पाई कि इनका पूरा का पूरा शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से बना हुआ होता है या ढका हुआ होता है और वो काइटिन के बाह्य कंकाल प्लेट के रूप में इनके शरीर पर व्यवस्थित होते हैं जिनको हम कंटक या स्क्लेराइड्स बोलते हैं, जो कि शरीर के पृष्ठ भाग पर और अधर भाग पर व्यवस्थित होते हैं। ये कंटक आपस में बेटा लेटरल यानी कि पार्श्व भाग में पतली लचीली झिल्ली से जुड़े होते हैं जिसको हम संधिकारी झिल्ली या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इसके श्वसन तंत्र की, तो इस श्वसन तंत्र में बेटा इनके पास 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स होते हैं। ये स्पाइरेकल्स गोल गोल छिद्र होते हैं जो कि पूरे के पूरे इनके पार्श्व भाग यानी कि संधिकारी झिल्ली के में उपस्थित होते हैं। और इन स्पाइरेकल्स से क्या होता है, वायु जो होती है वो वातावरण और शरीर के बीच में यहाँ से ही गैस का अंदर और बाहर स्पाइरिकल्स से होता है। हमारे शरीर में जो काम हमारे नासा छिद्र करते हैं, इनके शरीर में वो काम इनके स्पाइरिकल्स करते हैं जो कि 10 जोड़ी होते हैं। अब ये जो बेटा स्पाइरिकल्स होते हैं ये आगे जाकर के श्वासनाल में खुलते हैं। श्वासनाल पतली पतली श्वसनिकाओं में खुलते हैं और यही श्वसनिकाएं जो होती हैं, जो ट्रैक्यूल्स होते हैं, यही श्वसनिकाएं ऊतक के साथ गैसों का विनिमय करती हैं, ठीक है।
आगे बेटा इनके जो स्पाइरिकल्स होते हैं यहाँ पर पेशीय अवरोधनियाँ उपस्थित होती हैं जो कि स्पाइरिकल्स को खुलने और बंद होने में मदद करती हैं। बस इंपॉर्टेंट याद रखना है, गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तो श्वसनिकाओं और ऊतक के बीच में होता है। ध्यान। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो इनका बेटा जो हृदय होता है, इनके पास हृदय होता है जो कि 13 खंडीय होता है। ठीक है, उसमें कई सारे खंड होते हैं जो कि शरीर के पृष्ठ भाग में बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, तो पृष्ठ भाग में बिल्कुल बीचों बीच या मध्य लाइन में बिल्कुल पाया जाता है। खंडीय हृदय होता है, 13 खंडीय हृदय होता है। और ये जो खंड होते हैं बेटा, ये एलरी पेशियों के द्वारा इन खंडों का संकुचन और शीतलन बेटा एलरी पेशियों के द्वारा कंट्रोल होता है। और प्रत्येक खंड के पृष्ठ भाग में या प्रत्येक खंड के पश्च भाग में एक एक जोड़ी छिद्र उपस्थित होते हैं जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन छिद्रों को हम ऑस्टिया बोलते हैं, जिससे कि बेटा इनके शरीर की गुहा से जो हीमोलिम्फ है वो इन खंडों में प्रवेश करता है और रक्त के परिसंचरण की दिशा हमेशा शरीर के पश्च से अग्रभाग की तरफ होती है। डन। इतना है बेटा इनके परिसंचरण तंत्र में। अगर हम बात करें इसके अंदर जो इसका द्रव्य होता है, शरीर द्रव्य क्या होता है, तो यहाँ पर बेटा हीमोलिम्फ पाया जाता है और इनके हीमोलिम्फ में प्लाज्मा है, रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी नहीं होते, लाल रुधिर कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए इनका रक्त बेटा श्वेत द्रव मतलब रंग का होता है। ठीक है, कॉकरोच मारा होगा ना, लाल खून तो नहीं निकलता, थोड़ा ऐसे गाढ़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा निकलता है। ठीक है, बात करते हैं इसके उत्सर्जन तंत्र की। तो इनके उत्सर्जन तंत्र में हमने क्या बोला बेटा, मुख्यतः मालपीय नलिकाएं पाई जाती हैं जो कि आहार नाल के मध्य और पश्चात की संधि पर पाई जाती हैं। 100 से 150 पीले रंग की नलिकाएं होती हैं। ये बेटा इनके हीमोलिम्फ से जो भी नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको लेकर के इनकी आहार नाल के पश्च भाग में या पश्चात में डालती हैं। वहाँ पर बेटा ये नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल में परिवर्तित होता है और यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। इसीलिए हम इनको यूरिकोत्सर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मैल्पिगी नलिकाओं के अलावा इनके पास वसाकाएं हैं, इनके पास यूरिकोज ग्रंथि हैं जो कि इनको उत्सर्जन में मदद करती हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इनके तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र में बेटा इनके पास 10 शरीर के अधर भाग में व्यवस्थित सीरीज वाइज मतलब एक के पीछे एक ऐसी 10 गुच्छिकाएं होती हैं जो कि तंत्रिकाओं के समूह होते हैं। ये जो बेटा 10 गुच्छिकाएं होती हैं, इनमें 3 गुच्छिकाएं इनके वक्ष भाग में, 6 गुच्छिकाएं इनके उदर भाग में और 1 गुच्छिका जो कि इसके बहुत पूरे तंत्रिका तंत्र का बहुत छोटा सा भाग इनके मस्तिष्क वाले भाग में या हेड वाले पोर्शन में उपस्थित होता है, सिर वाले भाग में। तो वो एक खंड होता है या एक गुच्छिका होती है। ठीक है, एक गुच्छिका सिर वाले भाग में, 3 इसके वक्षीय भाग में, 6 इसके उदर भाग में। ये जो एक गुच्छिका बेटा इसके सिर वाले भाग में होती है, ये इसके ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका के ऊपर की तरफ या ग्रसिका के नीचे ऊपर होती है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन जिसको हम बोलते हैं, यही इसके मस्तिष्क की तरह काम करती है। ठीक है, और यहीं से बेटा एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप कॉकरोच का सिर काट दो उसके बाद भी वो हफ्ते भर तक जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसके सिर में तो इसके तंत्रिका तंत्र का मात्र बहुत छोटा सा एक भाग होता है, बाकी पूरा इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो इसके शरीर के बाकी यानी कि वक्षीय और उदरीय खंड में अधर भाग में यानी कि जमीन की तरफ उपस्थित होता है। ठीक है, इसीलिए वो काटने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर मैडम ये 1 हफ्ते बाद क्यों मर जाते हैं? क्योंकि इनके सिर के साथ इनका मुख भाग भी हट गया है, जिसकी वजह से भोजन नहीं खा पाते, तो ये भूख की वजह से मर जाते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके संवेदी तंत्रों में अगर हम बात करें तो इनके पास एक जोड़ी है संयुक्त नेत्र होते हैं। संयुक्त नेत्र बेटा जो होते हैं वो इनको बहुत ही जिस तरीके का विजन देते हैं, जिस तरीके के देखने की दृष्टि देते हैं, उसको हम बेटा मोज़ेक दृष्टि बोलते हैं। इस मोज़ेक दृष्टि से आपकी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि मोज़ेक दृष्टि क्या होती है। तो मोज़ेक दृष्टि का मतलब होता है हाई सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन, मतलब इनको बहुत क्लियर दिखाई नहीं देता है, इनकी सुग्राहिता बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन सेंसिटिविटी संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हाई सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन इस मोज़ेक दृष्टि का अर्थ होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनके पास पैल्प होते हैं, जो इनका यहाँ पर मैग्जिला होता है सिर के मुख भाग में, वो मैग्जिला से बेटा पैल्प्स निकले होते हैं, जिससे कि ये ज़मीन पर कोई भी चीज़ है तो उसकी संवेदना करते हैं। इनके पास एक जोड़ी एंटीने होते हैं। ठीक है, एंटीने चीज़ों को भांप लेते हैं, आगे अगर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहीं से अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। इनके पास बेटा जो निचला ओष्ठ होता है उसमें एक पैल्प होता है, जिससे ज़मीन के सरफेस को भांप लेते हैं। ठीक है, ये सब बेटा इसके पास अन्य संवेदी अंग हैं। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, तंत्रिका तंत्र के बाद हम बात करते हैं इनके जननांग की। ठीक है, जनन तंत्र। तो नर और मादा कॉकरोच इसमें अलग अलग होते हैं।
ठीक है, दोनों में अलग अलग मतलब अच्छे विकसित इनके पास जन्नांग होते हैं। तो नर कॉकरोच में अगर हम बात करें बेटा, तो इनके पास एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टीज होते हैं, जो कि इनके उदर के 4, 5, 6 इन खंडों में पार्श्व भाग में उपस्थित होते हैं। और इन खंडों से बेटा, इन वृषण से निकलती है नलिका, जिसको हम बेटा बोलते हैं आपका वास डिफरेंस। ठीक है, आपकी शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका बेटा आगे जाकर के शुक्राशय से निकलने वाली नलिका के साथ मिलके स्खलन नलिका बनाते हैं। शुक्राशय में यहाँ पर शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आ चुका क्वेश्चन है कि कॉकरोच में, नर कॉकरोच में शुक्राणुओं का संग्रहण कहाँ होता है, तो शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल में होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये दोनों मिलकर के बनाती है स्खलन नलिकाएं। स्खलन नलिका बाहर निकलती है और जो इसके जो ये जनन द्वार होता है बेटा, ये गुदा द्वार के अधर भाग में यानी कि जमीन की तरफ होता है। ठीक है, और इसमें टिटिलेटर्स होते हैं, फैलोमियर्स होते हैं, जो कि इसको मदद करते हैं। शुक्राणु जो निकलते हैं बेटा, वो पैकेट के फॉर्म में निकलते हैं, और उन पैकेट ऑफ शुक्राणुओं को हम शुक्राणुधर बोलते हैं, जो कि बेटा इन टिटिलेटर्स और फैलोमियर्स की मदद से मादा जन्नांग तक पहुंचते हैं। ठीक है, इनमें सहायक मशरूम शेप्ड ग्रंथियां होती हैं, मशरूम के आकार की, जिनको हम जो कि सहायक ग्रंथियां होंगी, ये बेटा इनके शरीर के 6ठे और 7वें खंड में उपस्थित होती हैं। बस मादा कॉकरोच की अगर हम बात करें, मादा जन्नांग की बात करें, तो मादा कॉकरोच के जो जन्नांग होते हैं उसमें एक जोड़ी अंडाशय यानी कि ओवरीज पाई जाती हैं, जो कि 2, 3, 4, 5, 6 इन खंडों के पार्श्व भाग में उपस्थित होती हैं। इन दोनों ओवरी यानी अंडाशय के अंदर छोटे छोटे ओवेरियोल्स होते हैं। प्रत्येक अंडाशय के अंदर आपको 8 ओवेरियोल्स देखने मिलते हैं। इन ओवेरियोल्स में आपको जो अंडा है, जो अंडाणु है, वो अपने परिवर्धन की अलग अलग अवस्थाओं में देखने को मिलेगा। और इन अंडाशय से छोटी छोटी अंडवाहिनियां निकलती हैं। दोनों अंडाशय से एक एक अंडवाहिनी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा ओविडक्ट। और ये दोनों ओविडक्ट मिलकर के एक सामान्य अंडवाहिनी, जिसको हम वेजाइना या योनि बोलते हैं, वहां आकर के मिलती है, और ये जाकर के खुलती है बेटा इसके जेनाइटल पाउच में। ठीक है, ये जेनाइटल पाउच जो कि इसके शरीर, इसके उदर के 7वें खंड और ऊपरी 8वें और 9वें, 7वें, 8वें, 9वें खंड से मिलकर के बनता है, जिसमें आकर के बेटा ये अंडाणु गिरते हैं। साथ ही साथ इसमें, इस जेनाइटल पाउच के अग्रभाग में स्पर्मेटोफोर्स या स्पर्माथिकल पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहां से ये स्पर्मेटोफोर्स यानी कि शुक्राणुधर को, जो पैकेट ऑफ स्पर्म्स है, उनको ये रिसीव करती हैं। और इसी जेनाइटल पाउच में बेटा दोनों का क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहीं पर कोलैटरल ग्लैंड्स की भी नलिकाएं होती हैं। फिर बेटा एक मादा कॉकरोच क्या करती है, कहीं एक नम जगह देखती है, जहाँ पर स्पेशली बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो खांचे बनी होती है, वहाँ पर जहाँ नमी भी हो, और जब बच्चे बाहर निकले कॉकरोच के तो वहाँ पर उनको खाना भी मिल जाए। तो ये बेटा जो मादा कॉकरोच होती है, एक बार में 9 से 10 ऊथिका बाहर निकालती है। प्रत्येक ऊथिके में 14 से 16 निषेचित अंडे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा इनका जनन तंत्र से संबंधित। अब यहीं पर बेटा इनके परिवर्धन से संबंधित एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉकरोच में पोरोमेटाबोलस प्रकार का परिवर्धन होता है, जिसमें बेटा पहले निषेचन होता है अंडे का, फिर बेटा एक अवस्था आती है जिसको हम निम्फ बोलते हैं, निम्फ के बाद बेटा ये वयस्क बनते हैं। और इसमें बेटा 13 बार कायांतरण होता है, लेकिन पंख केवल और केवल वयस्क कॉकरोच में होते हैं। डन, कोई इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें इनसे कोई फायदा नहीं है, बस ये हमारे घर में रह के पीड़क की तरह काम कर रहे हैं, खत्म। अगला टॉपिक है बेटा आपका फ्रॉग, मतलब कि मेंढक। मेंढक की अगर हम बेटा बात करें तो मेंढक आपके बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें पूरी इकोलॉजी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेंढक आपके संघ कॉर्डेटा के वर्ग एम्फीबिया यानी कि उभयचर से बिलोंग करते हैं। ये जो बेटा मेंढक होते हैं, उभयचर इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उभय यानी कि दो तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, यानी ये जमीन पर और पानी में दोनों में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। यूं कह लो कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल होने के लिए इनको जमीन और पानी दोनों की जरूरत है। ठीक है, अब ये जो बेटा हम मेंढक की बात करें तो मेंढक में भी लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। यहाँ पर भी नर और मादा मेंढक जो होते हैं वो अलग अलग, आप देख करके बता सकते हो कौन सा नर मेंढक है, कौन सा मादा मेंढक। तो सबसे पहले जो नर मेंढक होता है उसके पास वोकल सैक होते हैं, जिससे वो टर 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 बारिश के मौसम में आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, जो मादा मेंढक होते हैं बेटा उनके पास वोकल सैक नहीं होते, और ये वोकल सैक की मदद से ये मादा मेंढक को अट्रैक्ट करते हैं मेटिंग के लिए, यानी कि जनन के लिए। दूसरा बेटा जो नर मेंढक होता है उसके अग्रपाद में, आगे वाले हाथ में
4 उंगलियां होती हैं, मादा में भी होती हैं, लेकिन नर मेंढक में 4 उंगलियों में जो सबसे आगे वाली उंगली होती है, इसमें बेटा ये थोड़ी फूली हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड, जो कि इनको मेटिंग में मदद करती है, इनको जनन में मदद करती है, जनन के दौरान या उस प्रक्रिया के दौरान ये मादा मेंढक को पकड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो ये दोनों नर मेंढक में होते हैं, मादा मेंढक में नहीं होते, कॉपुलेटरी पैड नहीं होते हैं और उनमें वोकल सैक नहीं होता है। डन। अब ये जो बेटा मेंढक होते हैं, हाँ, ये मेंढक आपको हर मौसम में देखने को नहीं मिलते, केवल और केवल ये आपको बारिश के मौसम में देखने मिलते हैं। इसके अलावा बेटा ये बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी में अपने बिलों में छुप जाते हैं और इसको हम ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता बोलते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता को बेटा हम एस्टाइवेशन और शीत निष्क्रियता को हम हाइबरनेशन बोलते हैं। डन। चलिए, बाह्य आकारिकी की बात कर लें बेटा, तो इनके शरीर में केवल 2 भाग होते हैं, सिर और वक्ष। ठीक है, इनके पास गर्दन नहीं होती, इनके पास पूंछ नहीं होती है। ठीक है, इनके शरीर में अगर हम ऊपर की तरफ इनके पृष्ठ भाग पे बात करें तो ये गहरे हरे रंग के होते हैं, धब्बेदार होते हैं, जबकि निचला भाग बेटा जो उनका तो वो बिल्कुल पीला होता है और एक जैसा होता है। ठीक है, इनकी जो पूरी त्वचा होती है बहुत ज़्यादा स्लिपरी यानी कि श्लेष्मा वाली होती है। ठीक है, आप इसको पकड़ोगे तो ऐसे उछल जाएगा, ठीक है, फिसल जाएगा, आप यूँ कह लो, तो बहुत ही फिसलनी सी इनकी त्वचा होती है। ठीक है, क्योंकि इनकी स्किन पे श्लेष्मा का स्रावन होता है और ये श्लेष्मा इनके जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि ये केवल और केवल बारिश के मौसम में देखने मिलते हैं, सर्दी गर्मी में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में इनके शरीर की श्लेष्मा बनी रहेगी और उससे बेटा ये गैसों का विनिमय कर लेंगे, क्योंकि ये त्वचा से ही मुख्यतः श्वसन करते हैं। सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी में बेटा इनकी त्वचा नम हो जाएगी, सूख जाएगी। उस कंडीशन में बेटा इनकी त्वचा मतलब नम नहीं रहेगी, है ना, सूख जाएगी, नम नहीं रहेगी, तो बेटा ये गैसों का विनिमय नहीं कर पाएंगे और ये मर जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा इनके आकारिकी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में बेटा जो मेंढक होते हैं, इनका मुख हुआ, मुख जाकर के खुला है इनके मुख गुहा में, मुख गुहा से खुलेगा जाके ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से इनकी ईसोफेगस, बहुत छोटी सी इनकी ग्रसिका होती है। ठीक है, क्योंकि धड़ी बहुत छोटा सा होता है। ग्रसिका जाके खुलता है आमाशय में। इनका पाचन तंत्र हमारी तरह ही होता है। आमाशय में कई सारी पाचन ग्रंथियाँ होती हैं जो कि यहाँ पर पाचन करती हैं। उसके बाद बेटा ये आमाशय से काइम बन करके पहुँचता है इनकी आंत में। छोटी आंत में मुख्य रूप से पाचन होता है, वहाँ से बेटा जाएगा ये बड़ी आंत में और ये मलाशय में संग्रहित रहेगा मल और गुदा द्वार से शरीर से बाहर। ये तो हो गया बेटा इनका पाचन तंत्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बता दूंगी। फिर हम बात करते हैं इनके श्वसन तंत्र की। तो अगर हम इनके इसके अलावा पाचन तंत्र, आहार नाल के अलावा बेटा इनके पास भी ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे पास सारी होती हैं। इनके पास भी यकृत है, इनके पास भी अग्नाशय है, इनके पास भी जठर ग्रंथियाँ हैं जहाँ से ये सारा श्रावण आता है। ठीक है, आप जो यकृत है, यकृत से बाइल जूस आता है जिसको हम पित्त रस बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, ये केवल वसा को तोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ बेटा वसा के टूटते ही अन्य जो अग्नाशयी एंजाइम उनको सक्रिय कर देते हैं। अग्नाशय से जो एंजाइम आएंगे वो वास्तव में पाचन का कार्य करते हैं। ठीक है, और जठर में बेटा वही अम्लीय माध्यम होता है, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन हमारी तरह होता है। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम बात करते हैं इसके श्वसन तंत्र की। तो श्वसन में इनका मुख्य जो भूमिका, जो अंग जो मुख्य भूमिका निभाती है वो है बेटा इनकी नम त्वचा, मॉइस्ट स्किन। ठीक है, त्वचा पर नमी होगी तो ये गैसों का विनिमय कर पाएंगे, अदरवाइज बेटा अगर इनकी त्वचा सूख जाएगी तो ये गैसों का विनिमय नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है ये आपको सर्दी गर्मी में देखने को नहीं मिलते, केवल बारिश के मौसम में मिलेंगे, पानी में या पानी के आसपास। ठीक है, अब बेटा त्वचा के अलावा इनके पास मुख ग्रसनी गुहा है जिससे श्वसन करते हैं। आपने देखा होगा पानी में कभी इनका मुंह आगे निकला हो तो ये मुंह फुलाते हैं फिर छोड़ते हैं, इस तरीके से श्वसन करते हैं। तीसरा बेटा इनके पास भी फेफड़े होते हैं जिनसे श्वसन करते हैं। मुख्य बेटा जो अंग है वो इनकी त्वचा है। जब ये ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता में यानी कि बिल में रहते हैं तब भी ये त्वचा से श्वसन करते हैं। जमीन पर भी ये अपनी नम त्वचा से श्वसन करते हैं। पानी में ये त्वचा नम त्वचा से भी श्वसन करते हैं, मुख ग्रसनी गुहा से भी करते हैं। और बेटा जमीन पर ये अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ठीक है, जमीन पर बढ़ते हैं आगे। तो मुख्य श्वसनांग इनमें क्या हुआ, त्वचा। वहीं बेटा इनके जो लार्वा होते हैं, टैडपोल लार्वा, क्योंकि वो पानी में रहते हैं मछली की तरह, तो उनमें श्वसनांग इनके क्लोम होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं इसके परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो परिसंचरण तंत्र में इनके पास एक हृदय होता है
और मुख्य मतलब इसमें पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें एक हृदय होता है और हृदय से निकलती है बेटा कई सारी मतलब हृदय से जाता है रक्त धमनी के द्वारा और वापस आता है शिराओं के द्वारा। इनका जो हृदय होता है बेटा वो 3 कोष्ठी होता है। 3 कोष्ठियों में 2 बेटा इनमें आलिंद होते हैं, एक इसमें निलय होता है। तो जो रक्त आता है बेटा वो इनमें आलिंद से अंदर आता है। कौन से? आपके दाएं आलिंद से विऑक्सीजनित रक्त आएगा, बाएं आलिंद से ऑक्सीजनित रक्त आएगा। दोनों आकर के उस सामान्य निलय में मिल जाते हैं और निलय से बेटा मिश्रित रक्त शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इनका जो बेटा परिसंचरण होता है, परिसंचरण में ये मिश्रित रक्त को बेटा अपने हृदय से बाहर निकालते हैं और ये मिश्रित रक्त बेटा इनके पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा इनमें 2 और एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जो कि साइनस विनोसस और कोनस आर्टीरियोसस। तो जब रक्त बाहर निकलता है बेटा निलय से तो वो कोनस आर्टीरियोसस के थ्रू बाहर जाता है, और जो रक्त बेटा इनके निलय आलिंद में आता है, आलिंद में आने से पहले, इनके दाएं आलिंद में आने से पहले वो साइनस विनोसस में आता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें इनके रक्त की, तो इनके पास भी रक्त और लसिका यानी कि रक्त परिसंचरण और लसिका परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त परिसंचरण में बात करें तो बेटा इनके पास जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं होती हैं हमारी तरह। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों होती हैं। इनके जो आरबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड यानी कि केंद्रक युक्त होते हैं। हमारे आरबीसी में केंद्रक यानी नहीं होते तो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके आरबीसी गोल होते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा इनके परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसके अलावा इनके पास बेटा निवाहिका तंत्र यानी कि पोर्टल सिस्टम होते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं। ये जो निवाहिका तंत्र होते हैं इनके पास 2 होते हैं, यकृत निवाहिका तंत्र और दूसरा बेटा इनका क्या बोलते हैं रीनल वृक्कीय निवाहिका, वृक्क निवाहिका तंत्र। जो यकृत निवाहिका तंत्र होता है उसमें जो कुछ भी इनकी छोटी आंत में पाचन हुआ है भोजन का, वहाँ से बेटा छोटी आंत से पचित भोजन इनकी शिराओं के द्वारा यकृत में जाता है और यकृत से हृदय में जाता है। ये हो गया इनका यकृत निवाहिका तंत्र। इनका जो वृक्क निवाहिका तंत्र होता है उसमें बेटा जो भी इनके लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, वहाँ से रक्त इनके बेटा वृक्क में जाता है, वृक्क से इनके हृदय में जाता है। इनके पास हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र भी होता है। ठीक है, हमारे पास वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं होता है, हाइपोफाइजियल और यकृत निवाहिका तंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके परिसंचरण से हम पहुंचते हैं इसके उत्सर्जी तंत्र में। तो उत्सर्जी तंत्र बहुत सिंपल है। इनके पास एक जोड़ी किडनी होती है जैसे हमारे पास होती है। किडनी यानी कि आपके वो यकृत नहीं, किडनी मतलब वृक्क। ठीक है, एक जोड़ी वृक्क होते हैं, अंडाकार से वृक्क होते हैं। वृक्क से बेटा वृक्क बोलते हैं ना, किडनी, किडनी, हाँ, किडनी से निकलता है मूत्रवाहिनी जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। मूत्रवाहिनी आकर के खुलती है क्लोएका में। इनके पास एक सामान्य, हाँ क्लोएका मैंने पीछे पाचन तंत्र में भी नहीं बताया है ना, मलाशय भी आके क्लोएका में खुलता है, अवस्कर में। और ये बेटा इनका जो मूत्रवाहिनी होता है ये भी आकर के अवस्कर में खुलता है। तो इनके पास एक अवस्कर स्पेशल चैम्बर होता है। इसी अवस्कर में मलाशय आके खुलता है, इसी अवस्कर में मूत्रवाहिनी आके खुलती है और इसी अवस्कर में इनकी जनन जो नलिकाएं होती हैं वो भी आकर के खुलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बेटा किडनी है, किडनी में इनके पास भी वृक्काणु होते हैं जैसे हमारे पास होते हैं। वृक्काणु में मूत्र का निर्माण होगा, मूत्रवाहिनी से बेटा वो आपके अवस्कर में आ जाएगा, मूत्राशय में जाएगा अवस्कर में, और अवस्कर से अवस्कर द्वार के द्वारा शरीर से बाहर जाएगा। ठीक है, ये भी बेटा यूरिया निकालते हैं। ये यूरियोटेलिक होते हैं। यूरिया इनमें जो निकलने वाला उत्सर्जी तंत्र है बेटा वो, या जो निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ है नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, वो यूरिया होता है। ठीक है, और कॉकरोच में यूरिक अम्ल होता है। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। इनके उत्सर्जन के बाद बात करते हैं इनके तंत्रिका तंत्र की। तो इनका तंत्रिका तंत्र भी हमारे तंत्रिका तंत्र की तरह काफ़ी विकसित होता है। ठीक है, अब इनके पास भी बेटा मस्तिष्क मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी तंत्रिका या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है जैसा हमारे अंदर होता है। इनके अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो वही अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क में बेटा इनके डायनसिफलन होता है, एक अनपेयर्ड, अयुग्मित। ठीक है, इनके पास सेरिब्रम होता है, इनके पास ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास अयुग्मित डायनसिफलन होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है। वही बेटा मेरुरज्जु क्या बोलते हैं, मेडुला बाहर निकल करके ही मेरुरज्जु का निर्माण करता है जैसा हमारे केस में होता है। इसके बाद हम बात करें अगर इनके अंतःस्रावी तंत्र की, तो इनके पास भी ऑलमोस्ट वो सारी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे पास होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बेटा जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन लार्वा के कायांतरण के लिए इंपॉर्टेंट है। लार्वा टैडपोल, वो टैडपोल लार्वा वयस्क तब बनेगा जब थायरॉक्सिन हार्मोन आएगा। यदि हम एक टैडपोल लार्वा की थायराइड ग्रंथि को निकाल देंगे तो उसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं आएगा, तो पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहेगा टैडपोल लार्वा में ही बना रहेगा, वो कभी भी वयस्क नहीं बनाएगा। ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके जननांग की, तो नर और मादा मेंढक अलग अलग होते हैं, दोनों के हमने अंतर देख लिए। यहीं पर आप एक और चीज़ देख लो, इनके पास 2 जोड़ी पैर होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं, और नर जो मेंढक होता है उसकी भी चौथी जो अग्रपाद होता है उसकी पहली उंगली जो होती है वो फूली हुई, जिसमें कॉपलेटरी पैड होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके संवेदी तंत्र कौन से होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इनके पास भी हमारी तरह संवेदी तंत्र होते हैं, टेस्ट के लिए होते हैं पैपिले, ठीक है। इनके पास स्किन पर होते हैं संवेदी तंत्र, इनके पास नेत्र होते हैं, सिंपल नेत्र होते हैं ना, सामान्य नेत्र होते हैं। आपके कॉकरोच में संयुक्त नेत्र होते हैं, ठीक है। इनके पास कर्ण होते हैं, कर्ण में बाह्य कर्ण नहीं होते हैं, टिम्पैनम होता है, टिम्पैनम ही बाह्य कर्ण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इनके जो जननांग में बात करें तो नर की अगर हम बात करें, नर मेंढक की, तो नर मेंढक में एक जोड़ी वृषण होते हैं, टेस्टिस, जो कि किडनी से यानी कि वृक्क से जुड़े हुए रहते हैं और एक आवरण से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। इनके वृषण के अंदर बेटा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और वृषण से बेटा प्रत्येक वृषण से 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया निकलते हैं, जो कि आकर के किडनी के अंदर खुलते हैं बिडर नलिका में। किसमें? बिडर नलिका में। यही बिडर नलिका आगे जाकर के इसकी मूत्रवाहिनी, यानी कि इस मूत्रवाहिनी को हम मूत्र जनन नलिका बोलते हैं, क्योंकि यहीं से मूत्र भी निकलता है और यहीं से इसके शुक्राणु भी जाते हैं, ठीक है। तो नर कॉकरोच, नर मेंढक की अगर हम बात करें तो नर मेंढक में उसके जननांग और उसका जो उत्सर्जी अंग है कहीं ना कहीं वो आपस में जुड़े हुए हैं, या यूं कह लो कि इसका जो जननांग है ये कार्यात्मक रूप से इसके उत्सर्जी तंत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिडर नलिका केवल और केवल नर मेंढक में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें मादा मेंढक की, तो मादा मेंढक में बेटा एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जो कि किडनी के पास होते हैं, किडनी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, और इनसे बेटा प्रत्येक अंडाशय के अंदर अंडाणु बनते हैं, जो कि इनकी जो गुहा होती है उस गुहा में निकलते हैं। इसी गुहा में बेटा फेलोपियन नलिकाएं होती हैं या अंड वाहिनियां होती हैं, जो कि इन अंडाणुओं को रिसीव करती हैं और आकर के बेटा इसी क्लोएका में खुलती हैं। तो नर मेंढक में इसी जनन और मूत्र जनन नलिका जो होती है वो आकर के क्लोएका में खुलती है। मादा मेंढक में मूत्र नलिका अलग खुलती है क्लोएका में, और जो जनन नलिका होती है फेलोपियन नलिका वो अलग आकर के खुलती है क्लोएका में। और प्रत्येक मेंढक, प्रत्येक मादा मेंढक एक बार में पानी में 2500 से 3000 अंडाणु निकालती है, ओवा। एक बार में मादा मेंढक पानी में 2500 से 3000 अंडाणु रिलीज करती है। नर मेंढक वहीं पर अपने शुक्राणु रिलीज करता है, और पानी में ही बेटा इनका निषेचन होता है। तो इनमें बाह्य निषेचन होता है। निषेचन के बाद इनमें लार्वा बनता है, जिसको हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं, और वो टैडपोल लार्वा थायरॉक्सिन की उपस्थिति में वयस्क में कायांतरित होता है, या मेटामॉर्फोसिस जिसको हम बोलते हैं, कायांतरण होता है। ये हो गया बेटा इसका जननांग। अब अगर हम बात करें इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, इनसे में फ़ायदा क्या है, तो कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इन मेंढक के जो हाथ पैर होते हैं, ये पश्चपाद स्पेशली पैर जो होते हैं वो मांसल होते हैं, मांस वाले होते हैं, तो वो खाने के काम आते हैं। मेंढक अगर हम बात करें तो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी इकोलॉजी में फूड चेन, जो फूड वेब्स हैं, अलग अलग जो खाद्य श्रृंखलाएँ और खाद्य जाल हैं बेटा, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इस खाद्य श्रृंखला में। ये बहुत ही, अगर मेंढक खत्म हो जाएंगे हमारा कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। साथ ही साथ मेंढक भी बेटा एक तरीके से किसानों के दोस्त होते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे कीटों को खा जाते हैं, जिससे कि किसान की खेती बढ़िया हो जाती है, उसकी क्रॉप्स बढ़िया हो जाती है, फसलें बढ़िया हो जाती हैं। तो ये था बेटा, कोशिश की है कि सारा कुछ कवर हो जाए। कुछ छूटा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट से मुझे बता दीजिएगा, ताकि और बच्चे भी उसे देख पाएँ और मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी। बढ़िया, अपना ध्यान रखिएगा बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।